और व्यवहार से मैं बहुत प्रभावित हुआ। ऐसे डॉक्टर नीरज जी को भी मैं अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय सूरज भैया हमारे मीडिया के इंचार्ज है, आदरणीय राजकुमार जी, और हमारे यहाँ के सभी आदमी शिक्षकगण और हमारे जितने बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर बैठे हुए, हमारे सभी प्रिय छात्र और छात्राएं। मैं जब गेट पर उतरा हूँ, वहां से मेरा मन प्रभावित होना शुरू हो गया। मैं देख रहा था कि एक बालिका मुझको कैसे टीका कर रही है। हमारे यहाँ कहा गया है कि अगर एक बेटी घर में आ जाती तो फिर पूरा घर भर जाता है। और लोग कहते हैं कि बेटी मिलती है, बेटा मिलता है भाग्य से और बेटी मिलती है सौभाग्य से। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, आप लोग नाराज मत होना, बच्चे इधर बैठे हैं, लेकिन कोई पिता अपने घर पर जब पहुंचता है, कोई बालक कभी गिलास का पानी लेके नहीं आता है। अगर पानी लेके आती है तो बेटी लेकर के आती है पिता के लिए। केवल पिता को ही पानी नहीं देती, अगर भाई भी कहीं से आता है तो बहन गिलास का पानी लेके के भाई को भी। और मैं एक बात और आपसे कहता हूं, मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। बेटी की शादी हो जाती है, बेटी कहीं चली जाती है, ससुराल में जाकर के बेटी रहती है, लेकिन अगर माता पिता की तबीयत कभी खराब होती है, बेटा कहीं दूर है और बेटी भी दूर है, तो पहले बेटी पहुंचेगी, बेटा बाद में पहुंचता है। यानी सदैव मां बाप का ख्याल करके। और मैं समझता हूं कि बेटियों के लिए एक बार जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए। और जितना रोल बेटियों का है उतना ही रोल बेटों का भी है। तो लोग कहते हैं कि पिंडदान कौन करेगा, तो इसके लिए बेटा होना बहुत जरूरी है। घर का दीपक कौन बनेगा, तो इसके लिए बेटा होना बहुत जरूरी है। माता पिता के बुढ़ापे की लाठी कौन बनेगा, तो बेटा बनेगा, इसलिए बेटा बहुत जरूरी है। तो बेटा भी जरूरी है और बेटी भी जरूरी है, इसलिए जोरदार तालियां दोनों। हमारे यहाँ कहा गया, यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का संस्कार, भारत का अध्यात्म, भारत की वाणी, भारत का विचार, सब कुछ अद्भुत है। अब इसमें जितने लोग बैठे हो, आपने बहुत सारे प्रश्न हमसे किए, मैं भी आपसे कुछ प्रश्न करता हूं। आप कक्षा 11 और 12 के छात्र हो, आप चिंता मत करना, मेरे प्रश्न के उत्तर के चक्कर में भी मत पड़ना। प्रश्न में क्यों करना, उसको समझते रहना। उत्तर बहुत मुश्किल है, छोड़ देना। लेकिन एक बार दुनिया के जितने देश हैं, जरा उनकी डेट ऑफ बर्थ निकालना और देखना कि दुनिया के जितने बड़े विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्री हैं, उनका उदय कब हुआ। और जरा भारत की डेट ऑफ बर्थ निकालना, भारत का जन्म कब हुआ और अमेरिका का जन्म कब हुआ, जापान और जर्मनी के बारे में चिंता करना। ऐसे दुनिया के देशों में देखना कि भारत और दुनिया के देशों में क्या अंतर है। आप एक बार इस पर चिंतन करना, शोध करना, घर जाकर के जरा सर्च करना और उसके बाद देखना कि सबसे प्राचीनतम देश दुनिया का कौन सा है। अब दूसरी बात आपसे मैं कहूंगा, आप लोगों में से बैठे हुए बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम आगे बढ़ करके पढ़ाई करके जब निकलेंगे तो हमारी इच्छा होगी कि हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ें, क्योंकि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है कि नहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। लेकिन अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पूछोगे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर से बातचीत करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो प्रोफेसर बताएगा कि सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय का नाम बताइए, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाला भी कहेगा तक्षशिला और नालंदा, जो भारत की धरती पर था। जब दुनिया ने आंख नहीं खोला था तब भारत में तक्षशिला और नालंदा था। ऐसे अगर आप दुनिया के किसी देश के पास जाओगे और पूछोगे
कि सबसे प्राचीनतम पुस्तक का नाम बताइए, तो दुनिया का कोई भी देश, अमेरिका में पूछो, चाइना में पूछो, जापान में पूछो, जर्मनी में पूछो, रसिया में पूछो, किसी से पूछो कि सबसे प्राचीनतम पुस्तक का नाम बताइए, तो हर कोई कहेगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और उपनिषदों की चर्चा करेगा, पुराणों की चर्चा करेगा। ऐसे आप लोग सर्च करना और दुनिया में किसी से जाके पूछो कि जीरो की खोज किसने की, तो हर कोई भारत की तरफ इशारा करेगा। दुनिया में किसी से जाके पूछो अंक की खोज किसने की, तो हर कोई भारत का नाम लेगा। दुनिया में किसी से जाके पूछो कि सबसे वैज्ञानिक और प्राचीनतम भाषा दुनिया की कौन सी है, तो हर कोई कहेगा संस्कृत भाषा। दुनिया में किसी से पूछोगे कि योग कहां से आया, तो हर कोई भारत की तरफ इशारा करेगा। दुनिया में किसी से जाके पूछोगे कि सबसे ऊंची प्रतिमा विश्व में कहां है, तो लोग कहेंगे भारत के गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल। दुनिया में किसी से जाके पूछो कौन सी ऐसी नदी है जिसका पानी कभी सूखता नहीं, भर करके रख दो और कीड़े नहीं पड़ते, दुनिया में लोग कहेंगे गंगा मैया है। एक ही नदी है। और दुनिया में किसी से पूछोगे सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, तो लोग कहेंगे कुंभ जो चल रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा मेला कुंभ भारत में लगता है। और दुनिया का किसी से पूछोगे कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, लोग कहेंगे भारत। और फिर दुनिया में किसी से पूछोगे कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो लोग कहेंगे भारत का है। तब पूछोगे संविधान को लिखने वाला कौन है, तो लोग कहेंगे बाबा साहब अम्बेडकर। और फिर पूछोगे दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है, तो लोग कहेंगे नरेंद्र भाई मोदी। और इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, गर्व है कि हम लोग भारत में जन्म लिए हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि गायन्ति देवा अखिल गीतिकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। आप सबको पता है, मैं इतिहास के उन पन्नों में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आप सब जानते हो स्वामी विवेकानंद का नाम आप लोगों ने सुना होगा। और स्वामी विवेकानंद 11 फरवरी 1893 को शिकागो में पहली सभा को संबोधित किए थे। और जब वो सभा को संबोधित कर रहे थे तो तालियां बंद नहीं हो रही थी। 16 सितंबर 1893 को उन्होंने दूसरा भाषण किया। 19 सितंबर 1893 को उन्होंने तीसरा भाषण वेदांत का दर्शन कराया। और अंतिम भाषण 27 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद करके जब नीचे उतरे भाषण मंच से, तो पूरी दुनिया स्वामी विवेकानंद के पीछे चल रही थी। एक स्वामी विवेकानंद खड़े होते हैं, पूरी दुनिया उनके पीछे चल जाती है। आप कल्पना करो मेरा भारत कितना महान है। और इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहाँ से निकल करके जाते हैं और दुनिया में अपना परचम लहराते हैं। आपको पता है 14 अप्रैल को जब हम लोग जयंती मनाते हैं, केवल भारत नहीं, बाबा साहब की जयंती दुनिया के बहुत सारे देश मनाते हैं और सब उनको आदर और सम्मान करते हैं। इसलिए मैं भी श्रद्धा से उनको सम्मान करता हूँ, नमन करता हूँ। और इसलिए मोदी ने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जब आए तो उन्होंने मंदिर को प्रणाम किया, पार्लियामेंट को प्रणाम किया और संविधान जो रखा था उसको जाकर के उन्होंने नमन किया। नमन करके आगे बढ़े। अभी लोग पूछ रहे थे, मैं आपसे कहता हूँ, आप सब तो बहुत अच्छे से पढ़ते हो, इतिहास भी पढ़ते होंगे। इसमें बहुत सारे बच्चे इतिहास पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? पढ़ते हो ना, वेरी गुड। तो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद अवतरित हुए थे। 1887 में स्वामी विवेकानंद ने कहा गर्व से कहो हम हिंदू हैं। 11 सितंबर 18 अभी बात आ रही थी ना, एक बच्ची ने अभी पूछा था, ये 1887 में स्वामी विवेकानंद ने कहा था। और हमारे डॉक्टर साहब ने बताया ना, ये जीवन पद्धति है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, धर्म नहीं, एक जीवन पद्धति है। और इसलिए 1893 की बात हमने आपसे कही। 1904 में स्वामी विवेकानंद चले गए। 1905 में बंग आंदोलन हो गया। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। 1911 और 12 में महात्मा गांधी का आगमन हो गया। 1913 और 14 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का आगमन हो गया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का कांड हो गया। 1921 का असहयोग आंदोलन हो गया। 1922 का चौरी चौरा कांड हो गया। 1925 का काकोरी कांड हो गया। 1929 की पूर्ण स्वराज की घोषणा हो गई। 1930 का नमक आंदोलन हो गया। 1934 में इरविन समझौता हो गया। देखते देखते कैसी
लेकिन प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कितने लोगों की कुर्बानी के बाद 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, द्वितीय विश्व युद्ध के नजदीक कैसी स्थितियां बनी। महात्मा गांधी ने नारा क्या दिया, डू और डाई, करो और मरो, आप सबको पता है। उसके बाद 16 अगस्त 1945 में बंगाल में सीधी कार्रवाई, 10,000 लोग मारे गए, इतने लोग अपाहिज हुए। लेकिन देखते देखते क्या हुआ, जिस देश की आजादी की लड़ाई हम आप लड़ रहे थे, वह देश एक दिन बाद आजाद हुआ। उसके एक दिन पहले मेरी माँ का बंटवारा हो गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया और 15 अगस्त 1947 को भारत माता को आजादी मिली। मेरे मित्रों, कहानी बड़ी दर्दनाक है, बहुत पीड़ादायक है, आंखों में आंसू आते हैं। मेरा देश कैसा था और मेरा देश कैसा बन गया। अभी एक बच्ची ने कहा कि सबको साथ में लेकर के चलना चाहिए। हम सब लोग इसके लिए तैयार हैं, लेकिन लोगों ने कहा था कि हमको अलग रहना है, हम उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। लेकिन हम सबको पता है कि संविधान मिला और संविधान के अनुरूप काम करते हुए आजादी के इतने साल बीत गए, लेकिन कभी किसी ने नहीं सोचा। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं। मैं इतिहास के उन पन्नों में नहीं जाना चाहता हूं, पन्नों में जाऊंगा तो घंटों लगेगा। मैं यहीं से खड़े खड़े आपको एक एक तारीख बता सकता हूं, मेरे देश के साथ कैसे कैसे क्या क्या हुआ। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद राजीव गांधी कहते थे कि मैं 1 रुपया अगर दिल्ली से भेजता हूं तो 15 पैसे लोगों के पास पहुंचता है, 85 पैसे गायब हो जाते हैं। लेकिन उसका समाधान नहीं कर पाए। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने कहा हर किसी का बैंक में खाता होना चाहिए। लोगों ने कहा खाता कैसे खुलेगा, गरीब आदमी का तो खाता खुल ही नहीं सकता। लेकिन बाबा साहब के संविधान को उन्होंने प्रणाम किया था और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने कहा बिना पैसे के खाता खुलेगा। लोगों ने कहा बैंक मैनेजर तो धक्का मार करके गरीब आदमी को निकाल देता है। मोदी जी ने कहा गरीब आदमी को बैंक नहीं जाना पड़ेगा, बैंक गरीब आदमी के घर जाकर के खाता खुलवाएगी और पूरे भारत में 52 करोड़ लोगों का खाता बिना पैसे के मोदी जी ने खुलवाने का काम किया। यानी बाबा साहब के संविधान को आगे बढ़ाते हुए हर किसी के लिए व्यवस्था देने के लिए 52 करोड़ लोगों का खाता खुल गया। मेरे बच्चों, आप सब बैठे, इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे, बहुत सारे लोग ऐसा देखे होंगे कि अगर किसी के दादा बाबा को बीमारी हो गई तो इलाज कहां से होगा, इलाज नहीं हो पा रहा। लेकिन मोदी जी ने कहा कि अब किसी गरीब को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, गरीब माँ का बेटा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, इसलिए हर गरीब की चिंता मैं करूंगा। और उन्होंने 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करने के लिए आयुष्मान भारत का कार्ड हर किसी को देने का काम पहली बार मोदी जी ने किया। मोदी जी ने कहा आप कल्पना करो कि जिसके पास घर नहीं होता, झोपड़ी होती, पानी बरसता, चूता है, ठंडा खाती है, रजाई भीग जाती है, कैसे आदमी अपनी रात बिताता होगा, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के कैसे लोग जिंदा रहते होंगे। मोदी जी पहले भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा हर गरीब का पक्का घर बनाएंगे। आज भारत के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे भारत में 14 करोड़ लोगों का घर बनवा करके मोदी जी ने पक्का घर दिया है। आगे कहा है जो लोग बच गए हैं उनको भी पक्का घर देने का काम मोदी जी करेंगे। आगे मोदी जी ने क्या कहा, मोदी जी ने कहा किसी गरीब हो या अमीर हो सबकी इज्जत बराबर होती है, हर घर में शौचालय बनना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनाया। आगे मोदी जी ने क्या कहा, पीने के लिए पानी नहीं मिलता है, इसलिए मोदी जी ने कहा जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज पूरे भारत के अंदर गरीबों के घर तक पानी पहुंच रहा है। मोदी जी ने कहा स्मार्ट विलेज बनाएंगे, मोदी जी ने कहा डिजिटल इंडिया लाएंगे। मोदी जी ने सब काम करते हुए देश को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए मोदी ने कहा 1 नेशन 1 राशन कार्ड, इसके तहत आज 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन भी मोदी जी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मोदी जी ने कोविड के दौरान फ्री में जांच कराया, फ्री में इंजेक्शन लगवाया, फ्री में दवाई दिया, हर किसी की चिंता अगर किसी ने किया मोदी जी ने किया। जरा मोदी जी के लिए जोरदार ताली करें। मोदी जी ने सबकी चिंता करी और इसीलिए उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मेरे बच्चों,
भारत का संविधान लेकर के कुछ लोग उसके प्रतियां दिखाते हैं। मोदी जी संविधान जीते हैं, मोदी जी संविधान के अनुरूप काम करते हैं। मोदी जी ने आज तक भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद कभी भी संविधान का जितना सम्मान मोदी जी ने किया किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया होगा जितना मोदी जी संविधान का पालन करते हैं, उसका आदर करते हैं। और इसीलिए पहली बार मोदी जी ने कहा संविधान दिवस मनाया जाएगा। आप में से कितने बच्चे जानते हैं कि संविधान किस दिन अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर कि 26 अक्टूबर 1949। लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। जिस दिन लागू हुआ उस दिन संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूची। ठीक है। कितने दिन में संविधान बना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितने संविधान सदस्य थे? अभी आप लोग पूछ रहे थे 299। बाद में क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे बच्चों, हमारा आप सबसे निवेदन है अपना संविधान खूब अच्छे ढंग से पढ़ना चाहिए। संविधान में 22 चित्र थे। आप में से पता है किसका किसका चित्र था? वो चित्र बाबा साहब के संविधान में मिलेगा आज भी आपको। जब मूल संविधान देखोगे तो उसमें संविधान में सारे चित्र मिलेंगे। कौन सा चित्र? उन चित्रों को किसने हटाया? पहला चित्र कौन सा था? सबसे पहला चित्र अशोक की लाट, दूसरा चित्र भगवान राम का दरबार, तीसरा चित्र नटराज की मूर्ति, चौथा चित्र गीता का उपदेश देते भगवान कृष्ण, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, झांसी की रानी, सबका चित्र आपको मिलेगा। लेकिन इन चित्रों को किसने गायब कर दिया? आप मूल संविधान अगर उठा करके देखोगे तो आपको सारे चित्र मिलेंगे जो भारत और भारतीयता से ओतप्रोत है। संविधान का पूरी तरीके से आदर करना, संविधान का पालन करना और संविधान पर देश को चलाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं। मैं विस्तार से उस पर चर्चा नहीं करूंगा, ज्यादा चर्चा आप लोगों से निवेदन है, केवल इतना ही कहना है अपने संविधान को अच्छे ढंग से पढ़िए। हमारे कहा गया कि गायन्ते देवाः किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूविभागे। हम लोग भारत में जन्म लिए हैं, हम सबके लिए गर्व और गौरव का विषय है। इसलिए अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपना संस्कार, अपना अध्यात्म, अपनी वाणी, अपना विचार, इनके सबसे हमको आपको हमेशा ओतप्रोत रहना चाहिए। बाबा साहब का आदर और सम्मान करना चाहिए और भारत के संविधान को जीना चाहिए और भारत के संविधान का सम्मान करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी पूरी तरीके से संविधान के अनुरूप काम करते हुए देश को आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हमारा भारत बन गया है। बहुत सारे क्षेत्रों में काम हो रहा है। जो हमारे यहाँ MBBS की सीट केवल 55,000 थी, आज वो बढ़कर के 1,08,000 हो गई है। जो हमारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उसका पूरी तरीके से विकास हो रहा है। सब जगह मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। हर तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है। सीमा पर भी सुरक्षा की व्यवस्था पूरी टाइट हुई है, आप सबको पता है। इसलिए ज्यादा बातें न करते हुए मैं आप सबको बधाई देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत आनंद आया बच्चों ने जो प्रश्न किया और बच्चों ने जो उत्तर दिया, मैं अभिभूत हूँ। मैं डॉक्टर नीरज जी को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ, कैलाश जी को बधाई देता हूँ, सभी शिक्षकों को बधाई देता हूँ और विशेष रूप से अपनी छात्राओं को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बेटों को भी मैं, अपने छात्रों को भी मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ। आप सबका अभिनंदन करता हूँ। जरा जोरदारी से जयकारा भारत माता के लिए।